गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो सेज मार्केट लॉ है, यानी से का बाज़ार नियम। जो से का बाज़ार नियम है इसका प्रतिपादन जे.बी. से द्वारा किया गया। जो हमारा प्रतिष्ठित रोज़गार सिद्धांत है वो दो महत्वपूर्ण पहलुओं या मान्यताओं पर आधारित है। पहला है पूर्ण रोज़गार की मान्यता, यानी जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है हमारा रोज़गार का, वो इस मान्यता पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोज़गार की अवस्था पाई जाती है। पूर्ण रोज़गार का क्या मतलब है? यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन हैं वह सभी रोज़गार में लगे हुए हैं, तो ये पूर्ण रोज़गार की मान्यता कहलाती है। जो दूसरी महत्वपूर्ण मान्यता है वह है मजदूरी और मूल्यों की लोचशीलता, यानी जो मजदूरी दर है और जो मूल्य या कीमतें हैं वस्तुओं की वो लोचशील हैं, यानी उनमें कमी या वृद्धि की जा सकती है। तो जो से का जो हमारा बाज़ार नियम है वो जो प्रतिष्ठित रोज़गार का जो सिद्धांत है उसका महत्वपूर्ण आधार है। तो जो जिससे जे.बी. से ने जो नियम प्रतिपादित किया वह भी इन दो मान्यताओं पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोज़गार की अवस्था पाई जाती है और जो मजदूरी और मूल्य या कीमतों में क्या लोचशीलता पाई जाती है। इसी आधार पर से ने कहा कि जो मांग है अर्थव्यवस्था में वह पूर्ति के सदैव बराबर होती है, यानी जितनी भी अर्थव्यवस्था में पूर्ति की जाती है उसी के बराबर मांग उत्पन्न हो जाती है। यानी अर्थव्यवस्था में मंदी या अति उत्पादन या बेरोजगारी की समस्या नहीं होती है, अर्थात पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है और इसी को ही से का बाज़ार नियम कहा जाता है। यानी जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि सपोज़ किसी अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ है, तो जो उत्पादन के जो साधन उसमें लगे हैं जैसे श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, उनको जो प्रतिफल मिल रहा है वह 100 करोड़ रुपए के बराबर होगा। यानी जो उत्पादन हो रहा है उसी के बराबर आय उत्पन्न हो जाती है, जो कि साधनों को विभिन्न रूपों में प्राप्त होती है और उन्हीं के द्वारा जो उत्पादन के साधन हैं उन्हीं के द्वारा पुनः उन्हीं वस्तुओं की मांग की जाती है जिनके उत्पादन में वो संलग्न थे। यानी जितनी उत्पादन होगा उतनी ही आय जनरेट होगी और जितनी आय जनरेट होगी या उत्पन्न होगी उतनी ही मांग उत्पन्न हो जाएगी। तो इस तरह से जे.बी. से ने कहा कि जो पूर्ति है वह अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यानी जितनी पूर्ति अर्थव्यवस्था में होगी उसी के बराबर उसी समान मात्रा में मांग स्वतः ही उत्पादित हो जाएगी, क्योंकि उत्पादन में जो साधन लगे हैं उनको उतनी ही मात्रा के बराबर आय प्राप्त होगी और उनके द्वारा वह आय पुनः उन्हीं वस्तुओं की खरीद पर व्यय कर दी जाएगी। तो इस तरह जो से का नियम है वो ये मान के चलता है कि ना तो अर्थव्यवस्था में कभी अति उत्पादन की अवस्था पाई जाती है और ना ही बेरोज़गारी की समस्या पाई जाती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में सामान्यतः अति उत्पादन में बेरोज़गारी की स्थिति नहीं होती है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है और वस्तु को उत्पन्न करने पर उसकी कीमत के समान आय भी उत्पन्न हो जाती है, जिसका प्रयोग वस्तुओं को क्रय करने के लिए किया जाता है। अर्थात जो भी वस्तु उत्पादित होती है उसका सारा का सारा भाग क्या हो जाता है? विक्रय हो जाता है। अब आप डायग्राम में देखिए, ए जो डायग्राम है वो वस्तु बाज़ार के संतुलन को बता रहा है और जो बी डायग्राम है आपका वो श्रम बाज़ार के संतुलन को बता रहा है। तो जो ए डायग्राम है सबसे पहले हम उसमें देखते हैं। यहाँ ओ एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिया गया है और ओ वाई एक्स पर कीमत ली गई है। डी डी आपका वस्तु मांग वक्र है और एस एस आपका वस्तु सप्लाई या पूर्ति वक्र है।
तो जहाँ डिमांड कर्व पूर्ति वक्र के बराबर होता है, यानी डिमांड इजिकल टू सप्लाई होती है, वो साम्य अवस्था कहलाती है। तो जो ई पॉइंट है ये हमारे संतुलन बिंदु को दर्शा रहा है। तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन कितना होगा, ओ क्यू के बराबर उत्पादन होगा और कीमत ओ पी के बराबर होगी। यदि कीमतें क्या हो जाती हैं, अधिक हो जाती हैं, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, सप्लाई क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी कीमत मांग की तुलना में। तो पुनः कीमतें गिरकर जो साम्य स्तर है ओ पी उस पर आ जाएगी। दूसरी सिचुएशन हम देखते हैं कि अगर कीमतें क्या हो, संतुलन से नीचे रहें, तो ऐसी स्थिति में डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई हो जाएगी, और जब मांग अधिक होगी और पूर्ति कम होगी तो कीमतें अपने आप बढ़ेंगी और पुनः साम्य बिंदु ई बिंदु पर अर्थव्यवस्था पुनः साम्य स्थिति में आ जाएगी। तो इस तरह से कीमतों में लोचशीलता के कारण वस्तु बाजार में सदैव संतुलन बना रहता है, यानी ना तो अति उत्पादन की स्थिति होती है, ना ही अल्प उत्पादन की स्थिति पाई जाती है या मंदी की स्थिति पाई जाती है। अब जो डायग्राम बी है उसमें हमारे श्रम बाजार संतुलन को बताया जा रहा है। जो डीएल वक्र है वो हमारे श्रम मांग वक्र को दर्शा रहा है, और जो एस एल वक्र है वो हमारे श्रम पूर्ति वक्र को दर्शा रहा है। ओ एक्स अक्ष पर हमने एम्प्लॉयमेंट लेवल को लिया है, यानी रोज़गार स्तर को दर्शाया है, और जो ओ वाई है, ओ वाई एक्सिस पर हमने मजदूरी दरों को दर्शाया है। तो हमने अभी पढ़ा था कि मजदूरी दरों में लोचशीलता के द्वारा श्रम बाजार में क्या होता है, संतुलन स्थापित होता है। यदि तो यहाँ देखिए जो हमारा लेबर डिमांड वक्र है वो लेबर सप्लाई वक्र को ई पॉइंट पर काट रहा है। तो जो साम्य मजदूरी दर है वो कितनी है, ओ डब्ल्यू है, और जो रोज़गार का स्तर है वो किसके बराबर है, ओ एन के बराबर है। अगर ऊपर वाली स्थिति हम देखें कि अगर मजदूरी दरें क्या हो जाए, बढ़ जाएं संतुलन स्थिति की तुलना में, तो क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे में मजदूरी दरें स्वतः नीचे गिरकर पुनः साम्य अवस्था में आ जाएंगे। दूसरी स्थिति, अगर मजदूरी दरें साम्य स्तर से नीची रहें तो ऐसे में क्या होगा, जो श्रम की मांग है वो श्रम की पूर्ति से अधिक होने के कारण पुनः मजदूरी दरें बढ़ेंगी और फिर से अर्थव्यवस्था संतुलन बिंदु पर संतुलन साम्य अवस्था में आ जाएंगी और पुनः ओ डब्ल्यू जो साम्य मजदूरी दर है वह निर्धारित हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा डायग्राम में कि किस तरह से अब मजदूरी दर और कीमतों में लोचशीलता के कारण अर्थव्यवस्था में सदैव संतुलन की स्थिति बनी रहती है। अब से के बाजार नियम की मान्यताएं क्या क्या हैं। जो पहली मान्यता है वह यह मान के चलता है, पहली मान्यता यह मान के चलता है कि स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था है, यानी जो बाज़ार अर्थव्यवस्था है उसमें किसी भी तरह का सरकारी हस्तक्षेप नहीं पाया जाता है। दूसरी जो मान्यता है स्वतः समायोजित अर्थव्यवस्था, यानी अगर अर्थव्यवस्था में किसी कारण से असामंजस्य की स्थिति आ जाती है या असाम्य की अवस्था या असंतुलन की अवस्था होती है, तो जो मजदूरी दरें हैं और जो कीमत है उनमें परिवर्तन के द्वारा अर्थव्यवस्था स्वतः संतुलन में आ जाएगी। उसमें बाहरी किसी शक्ति के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जो थर्ड मान्यता है वह है मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम है। मुद्रा का उपयोग सिर्फ वस्तुओं के लेन देन के लिए किया जाता है, उसके अलावा मुद्रा का किसी भी तरह का अन्य कोई कार्य नहीं है। मुद्रा संचय नहीं किया जाता किसी और उद्देश्य के लिए। जो चौथी मान्यता वह ये कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की पर्याप्त मांग उपलब्ध होती है, यानी जितनी भी पूर्ति होती है उसकी पर्याप्त मांग हमेशा अर्थव्यवस्था में मौजूद रहती है। वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में लागू होता है। जो सी का बाजार नियम है वो वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में लागू होता है। बचत कोषों का प्रयोग उत्पादन कार्यों में निवेश के लिए किया जाता है, यानी जितनी भी बचत होती है वह सभी क्या कर दी जाती है, निवेश कर दी जाती है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार, यानी अभी मैंने पहले भी बताया कि अर्थव्यवस्था में
सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, यानी जो भी उत्पादन के साधन कार्य करने के इच्छुक हैं उन सभी को रोजगार की प्राप्ति हो जाती है। संसाधनों का पूर्ण उपयोग, यानी अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन हैं वह अपने उन सभी संसाधनों का कुशलतापूर्वक पूर्ण उपयोग किया जा रहा है, यानी कोई भी संसाधन बेकार नहीं पड़ा है। बचत बराबर निवेश, यानी बचत और निवेश में समानता पाई जाती है, और ये जो समानता है वो ब्याज की दर के द्वारा निर्धारित होती है। अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति नहीं होती है, ना ही अति उत्पादन संभव है, और सदैव पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता यानी जो वस्तुओं की कीमतें हैं वो सभी बाज़ारों में क्या होती हैं, समान होती हैं। सभी स्थानों पर किसी भी वस्तु की कीमत क्या होती है, समान होती है। मजदूरी में कटौती द्वारा बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, और जो सेका बाज़ार नियम है वह दीर्घकाल में लागू होता है। तो ये सभी हमारी सेके बाज़ार का जो नियम है वह निम्न मान्यताओं पर आधारित है। तो जो सेका बाज़ार नियम है उसका बाद में जो जॉन मियार्ड कीन्स हैं उनके द्वारा अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी जो 1936 में आई थी, उसमें निम्न आधारों पर इस नियम की आलोचना की है। उन्होंने जब सबसे पहले आलोचना की है कीन्स के द्वारा सेके नियम की गई है, वह यह है कि पूर्ति स्वयं मांग पैदा नहीं करती है। दूसरी, बल्कि उनका मानना था कि मांग अपनी पूर्ति स्वयं पैदा कर लेती है, यानी अर्थव्यवस्था में अगर किसी भी वस्तु की मांग है तो उसकी पूर्ति अपने आप स्वतः ही निर्धारित हो जाती है, ना कि पूर्ति के द्वारा मांग निर्धारित होती है। तो इस तरह जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र सिद्धांत है वह डिमांड सप्लाई साइड इकोनॉमी पर जोर देते हैं, जबकि जो जे.एम. कीन्स हैं हमारे, वो डिमांड साइड जो इकोनॉमी है उस पर जोर देते हैं। अति उत्पादन की समस्या, कीन्स कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन की समस्या पाई जाती है। सदैव ऑप्टिमम आउटपुट नहीं पाया जाता है। अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार, से ने क्या माना है कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, जबकि कीन्स इस आधार पर आलोचना करते हैं कि अर्थव्यवस्था में कभी भी पूर्ण रोजगार की अवस्था नहीं पाई जाती है। अर्थव्यवस्था सदैव ही अल्प रोजगार की स्थिति में रहती है। सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक, से क्या बोलते हैं, से ने अपने मार्केट नियम में बोला कि जो बाज़ार अर्थव्यवस्था है वह स्वतंत्र होनी चाहिए, या किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जबकि कीन्स कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में सदैव सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। बचत निवेश में समानता आय में परिवर्तन के द्वारा, से ने बोला कि बचत निवेश में समानता किसके द्वारा निर्धारित होती है, ब्याज की दर के द्वारा, जबकि कीन्स कहते हैं कि बचत निवेश में जो समानता स्थापित की होती है वह आय में परिवर्तन के द्वारा की जा सकती है। मजदूरी कटौती समाधान नहीं, से का नियम क्या बोलता है कि अर्थव्यवस्था में अगर बेरोज़गारी की स्थिति है तो मजदूरी की दरों में कटौती के द्वारा बेरोज़गारी को दूर किया जा सकता है, जबकि से का नियम कीन्स कहते हैं कि मजदूरी की दरों में कटौती बेरोज़गारी को दूर करने का समाधान नहीं है। मांग स्वयं पूर्ति पैदा करती है, ये कीन्स के जो सिद्धांत है वह से का जो बाज़ार नियम है बिल्कुल उसके विपरीत है। से कहते हैं कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है, जबकि कीन्स का कहना है कि मांग स्वयं अपनी पूर्ति पैदा करती है, ना कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। अल्पकाल में लागू नहीं, कीन्स कहते हैं कि दीर्घकाल में हम सभी मर जाते हैं, तो जो से का नियम है वह दीर्घकाल में लागू होता है, अल्पकाल में लागू नहीं होता है। इन सभी आधारों पर कीन्स ने
जो से का बाज़ार नियम है, जो ये कहता है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, जो है उसकी आलोचना निम्न बिंदुओं के आधार पर की है। तो अभी जो हमने पूरा टॉपिक पढ़ा वो हमारा से का बाज़ार नियम था, जो हमारा प्रतिष्ठित रोज़गार सिद्धांत है उसका महत्वपूर्ण आधार है। जो और फिर हमने पढ़ा कि इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा हमने, फिर हमने इसकी आलोचना जो कीन्स द्वारा की गई उन सभी बिंदुओं पर डिस्कशन किया। तो आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरीज आपकी हैं, तो नीचे वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द लिसनिंग, हैव ए नाइस डे।